हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम मोहन राकेश जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। ठीक है। मोहन राकेश उनके जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश जी के जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925। 8 जनवरी 1925 में अमृतसर में हुआ था। और उनके निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972, मतलब 1972 में। कहाँ पर? दिल्ली में। ये याद रखिए। तो मोहन राकेश जी के जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी में अमृतसर में और मृत्यु 3 दिसंबर 1972 दिल्ली में। और उनके उपनाम क्या था? मोहन राकेश जी के उपनाम क्या था? गोगलानी उर्फ मदन मोहन। ये आपको याद रखना चाहिए। मदन मोहन, गोगलानी उर्फ मदन मोहन। और उनके पिता का नाम क्या है? करमचंद गोगलानी। और उनके पेशा क्या था? शिमला में प्राध्यापक थे और साहित्यिक भी, बहुत सारे साहित्यिक भी लिखे थे, मतलब साहित्यिक जन्मदान भी थे। ठीक है। तो अब हम मोहन राकेश जी के भूमिका, व्यक्तित्व, जन्मस्थान, शिक्षा, परिवार, आर्थिक परिवेश, वैवाहिक जीवन, भाषा, अध्यापन, रुचि, स्वाभाविक विशेषताएं, मृत्यु, कृतित्व, नाट्य साहित्य इत्यादि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके जो नाट्य साहित्य है वो क्या है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। और कथा साहित्य क्या है? कहानी साहित्य। और उपन्यास साहित्य क्या है? अंधेरे बंद कमरे और न आने वाला कल, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और अंतराल भी, ये उनके उपन्यास है। और निबंध साहित्य जो है, निबंध साहित्य, डायरी, अनुवाद, यात्राबूत, बाल साहित्य, रिपोर्टाज, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम उनके भूमिका के बारे में देखेंगे। तो क्या है? देखिए, मोहन राकेश आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और नाट्य साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर है। और उनके नाट्य साहित्य पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में शोध कार्य किया गया था। और नाट्य साहित्य की अपेक्षा कथा साहित्य पर कुछ कम था। और मोहन राकेश बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहलाए जाते हैं। उन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास जैसे साहित्यिक विधाओं में मौलिक लेखन किया है। और उनके उपन्यास का शैली जो है वो शैली की दृष्टि से अध्ययन उपेक्षित रह गया है। इस उपेक्षित पहलू पर प्रकाश डालना इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य रहा है। और उनका कथा साहित्य, जो कहानी, उपन्यास आदि यथार्थ के धरातल पर लिखा एक उच्च कोटि का साहित्य है। उनकी रचना शैली जो है मानव मन के उभरने वाले आदर्श और यथार्थ के बीच के द्वंद्व की रही है।
और समयबोध का यथार्थांकन उनके साहित्य की विशेषता रही है। उन्हीं विशेषताओं से युक्त उनकी कृतियों का संक्षिप्त परिचय के अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व निर्माण भी हुआ है। तो उनके व्यक्तित्व जो है, मोहन राकेश का जीवन अंतर्विरुद्ध से भरा हुआ है। इस अंतर्विरुद्ध को समझे बिना हम उसके सही स्वरूप को पहचान ही नहीं सकते। मोहन राकेश हमेशा प्रयोगधर्मी रहे हैं। उनके समस्त साहित्य में उनकी प्रयोगधर्मिता दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने हर समय स्वतंत्र जीने का प्रयास किया है, जिसके लिए उन्हें कई बार नौकरी से त्यागपत्र भी देना पड़ा था। और उनके जन्मस्थान के बारे में यदि हम देखेंगे, जो मैं अभी बताई कि मतलब कहानी, उपन्यास और नाटक के सर्जक जो मोहन राकेश है, उनका जन्म अभी मैं जो बताई कि 8 जनवरी सन 1925 इसको अमृतसर के एक कट्टर सनातनी परिवार में हुआ था। और शिक्षा के बारे में यदि हम कहेंगे तो मोहन राकेश अमृतसर के आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए लाहौर चले गए और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से संस्कृत में एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। और उस पर ज्ञान पिपासा शांत न हो सकी, इसीलिए पंजाब विश्वविद्यालय से सन 1947 इसमें हिंदी में एमए किया। फिर वे अपने कार्य क्षेत्र या व्यवहार क्षेत्र में सक्रिय रूप में उतर आए। उसके बाद उनके परिवार के बारे में यदि हम डिस्कस करेंगे तो सामान्य परिवार में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। वो एक कट्टर सनातनी परिवार था। उनके पिता करमचंद गुगलानी वकालत करते थे और माता धार्मिक संस्कार से जुड़ी हुई थी। और आर्थिक रूप से गुगलानी परिवार निम्न मध्य वर्ग का था और करमचंद नामी वकील तो थे, किंतु परिवार का जो खर्च था, मतलब उनके खर्च जो आय से अधिक होने के कारण प्राय उन्हें आधा लेना पड़ता था। और ऋणदाताओं के आतंक से घर में हमेशा तनाव का वातावरण रहता था। कीमती वस्त्रों आदि का खुलकर भी उपयोग करने में उनके माता पिता संकोच करते थे कि कर्जदार उन्हें उनसे छीन लेंगे। तो राकेश को अपने घर की घुटन भर जिंदगी आजीवन भोगनी पड़ी थी। तो उनके सभी मुख्य पात्र भी भुगते थे। तभी तो वे लोग घरों के बार बार भागते हैं या भाग जाना चाहते हैं। तो लौट आना उनकी विवशता थी। और मोहन राकेश की एक आंतरिक विवशता थी, घर की चाह की मानसिकता से जुड़ी हुई विवशता रही है। और घर से बाहर जाकर ही राकेश स्वयं और उनके पात्र एक प्रकार की उन्मुक्तता या स्वच्छता को भोग पाए हैं। तो इसीलिए तिलक राज जी लिखते हैं कि इसी प्रकार के वातावरण ने राकेश के छोटे भाई वीरन को भी कुंठित करके घर से बम्बई चले जाने के लिए बाध्य कर दिया था। और संकटग्रस्त परिवार तथा तनावपूर्ण परिवेश के अलावा उनके बाल्य जीवन का एक तरफ पक्ष भी था। पिता स्वयं सुशिक्षित थे, लगातार अपने बच्चों की शिक्षा में ध्यान देते थे। संस्कृत की आरंभिक शिक्षा उन्हें पिता से ही प्राप्त की। 13 वर्ष की आयु में संस्कृत में छंद रचना करके पिता से प्रोत्साहन भी पाया था। संध्या के समय बैठक में पिता के साहित्यिक मित्र जो है वो मित्र आया करते थे। तो उन्मुक्त हास परिहास के बीच साहित्यिक विचार विनिमय, कविता पाठ आदि होते थे, जिससे उनका मन उस अबोध अवस्था में ही साहित्य के प्रति तीव्र रूप से आकर्षित हुआ। और यहाँ से ही उनकी साहित्य यात्रा आरंभ हो गई थी। और एक वैष्णव और सात्विक परिवार में पैदा होने के बावजूद भी राकेश कालांतर में ही बहुत विद्रोही बन गए। और यदि हम उनके आर्थिक परिवेश के बारे में यदि हम देखेंगे तो राकेश के परिवार की स्थिति दयनीय थी। आर्थिक कमजोरी के कारण परिवार में सदैव तनाव का वातावरण रहता था। पिता का स्वभाव अधिक खर्चीला होने के कारण वह कर्ज से ही दबे रहते थे। एक दुकान भी थी परंतु अनुपयोगी थी। दुकान पर ही काफ़ी ऋण हो गया था। तो ऋण चुकाने के लिए मकान भी गिरवी रखना पड़ा, फिर भी कर्ज कम न हुआ। तो इसी स्थिति में संदर्भ में राजनारायण शुक्ल ने लिखा है कि इन्हीं विषम परिस्थितियों में राकेश का सहयोग करने उनकी बड़ी बहन आगे आई। और राकेश के एमए करने के तक उनकी बड़ी बहन कमला ने स्कूल में नौकरी कर घर का खर्चा चलाया। उसके बाद उनके वैवाहिक जीवन के बारे में देखेंगे तो मोहन राकेश का अधिकांश साहित्य मध्यवर्ग के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर केंद्रित है। वो है पति पत्नी के संबंध का तनाव। इसका कारण उनके वैवाहिक जीवन की असफलता ही माना जाता है।
सन 1950 में राकेश ने सुशीला नामक आधुनिक युवती से विवाह कर लिया था। तो इसी विवाह के संदर्भ में तिलक राज शर्मा लिखते हैं कि राकेश ने अनचाहे रूप में एक प्रकार से एक अनचाही युवती से विवाह कर लिया था, परंतु उनके अहं को कमाऊं पत्नी का अहं रास न आया। तो उनकी इस मानसिकता का क्या कारण था स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। तो उनकी पत्नी में बहुत अहंग था, पर उनके बराबर पढ़ी लिखी थी। वो उनके बराबर पढ़ी लिखी थी, उससे ज़्यादा कमाती थी। तो अपनी स्वतंत्रता का उसे बहुत मान था और वह समझती थी कि किसी भी परिस्थिति का वो अकेली रहकर मुकाबला कर सकती है। तो बातचीत में ही वो खुले मर्यादा मतलब खुले मर्दाना ढंग से करती थी। और विवाह के पहले से ही राकेश को हीनता का एहसास दिलाया जाने लगा। विवाह के रस्मों में सादगी की बजाय भोंडा आडंबर देखकर उन्हें और भी दुख हुआ। विवाह के बाद पहली रात को ही विवाह की असफलता के बीज वो दी गए थे। 7 साल मतलब सन 1957 के बाद ही एक बच्चे के पैदा होने के बाद संबंध विच्छेद मिला। बच्चे के प्रति उनके मन में अपार ममता थी, लेकिन जिस घर की उन्हें खोज थी उसके न मिलने पर उन्हें बच्चे से भी दूर रहना पड़ा। साहित्य और जीवन में निरंतर प्रयोगशील राकेश ने मित्र की बहन पुष्पा से सन 1960 में दूसरा विवाह कर लिया। राकेश फिर गलती कर गए। यह लड़की राकेश के एक घनिष्ठ मित्र की बहन थी और राकेश ने उसे केवल 2-1 बार देखा ही नहीं था, बल्कि कई बार उनके घर पर भी आई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी पहली पत्नी के व्यक्तित्व से इसका व्यक्तित्व बिल्कुल भिन्न था। तो जिसे उनने पारिवारिक माना, उससे भी उनका परिवार न बना, तो संबंध विच्छेद के बिना ही उसके अलग होना पड़ा। तो सन 1963 में उन्होंने अनीता औलख के साथ रहना आरंभ किया। अनीता की 2 संतान है, पूर्वा और शैली। धीरे धीरे अनीता औलख ने उनके सारे घाव भर दिए। जब नन्ही बच्ची पूर्वी पैदा हुई तब उनके प्रेम ने उनके हृदय की कठोरता को दूर किया, जिससे उन्हें जीवन के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। उसके बाद उनके भाषा के बारे में कहेंगे तो मोहन राकेश संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी द्विभाषा जानते थे। और अध्यापन जो था, मोहन राकेश ने कभी कभी अपने आप को भी किसी नौकरी या व्यवसाय से बांधे नहीं रखा और उनका इस्तीफा उनकी जेब में हमेशा पड़ा रहता था। और 1947 में हिंदी में MA किया और सन 1947 में ही बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हिंदी शिक्षण के लिए प्रोफेसर नियुक्त हुए। उन्हें सन 1949 में एल्फिंस्टन कॉलेज से अपने को अध्यापन कार्य से मुक्त किया। कुछ समय वे दिल्ली में बेकार रहे। तदुपरांत DAV कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। वहाँ पर भी टीचर्स यूनियन को लेकर वे सक्रिय हुए और जिसके कारण ही सन 1950 में उन्हें वहाँ भी त्यागपत्र देना पड़ा। इसके उपरांत उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में नौकरी की, परंतु परिस्थितियाँ एवं स्वतंत्र प्रकृति वहाँ भी उनका साथ न दे सकी। फलस्वरूप वहाँ भी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वह उन्हें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए केवल लेखन पर निर्भर रहकर जीवन निर्वाह करने की अभिलाषा ने प्रेरित किया, लेकिन उनका यह अभियान सफल न हो सका। परिस्थितियों के कारण उन्हें पूर्ण नौकरी करनी पड़ी। 3 वर्ष पूर्व जालंधर के जिस DAV कॉलेज में वे कन्फर्म नहीं किए गए थे, तो वही विवादाध्यक्ष के रूप में बुला लिए गए। उन्हें सन 1955 में वहाँ 4 साल 4 माह तक नौकरी करने के उपरांत त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद रुचि के बारे में यदि हम कहेंगे तो मोहन राकेश को दोस्त बनाना, काफ़ी हाउस में बैठना, जोरों से ठहाके लगाना बहुत पसंद था। उन्हें सबसे अधिक रुचि अपने लेखन में थी। तो राकेश की अपनी प्रायोरिटीज निश्चित थी। अनीता, तुम तीसरे नंबर पर हो, पहले नंबर पर मेरा लेखन, दूसरे पर मेरे दोस्त, तीसरे पर तुम। तो इसी प्रकार उन्हें रुचि को स्पष्ट करते हुए राजेंद्र पाल ने अपने लेख में लिखा है कि उन्हें कनॉट प्लेस के गलियार, कॉफ़ी हाउस की मेज कुर्सियों, रेलवे स्टेशन की बेंचें तथा शिमला श्रीनगर की पहाड़ियों अधिक भांति है। उसके बाद
स्वाभाविक जो विशेषता है, राकेश का व्यक्तित्व तो अंतर्वृत्त से परिपूर्ण था। अलग अलग लोगों के सामने उनकी अलग अलग इमेज थी। राकेश जहाँ कहीं भी जाते थे, लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते थे और राजेंद्र पाल ने मोहन राकेश को बहुत करीब से अनुभव किया था। इसीलिए राकेश के बारे में जो भी विसंगत बातें प्रचलित थी, उन सभी बातों को राजेंद्र पाल ने अपने लेख में द्वारा निम्न प्रकार के प्रस्तुत किया है कि राकेश अपने दोस्त के लिए जीते हैं। राकेश बहुत आत्मकेंद्रित है। उनकी दोस्तियाँ निभाती है तो दूसरे की वजह से वे तो एक कदम भी साथ न चल सके। तो राकेश को एक घर की तलाश है जो कोई सही मायनों में उनका अपना हो, जहाँ उन्हें सुकून मिल सके। राकेश वही नियत वृत्ति के इंसान हैं। उन्हें कनॉट प्लेस के गलियार, कॉफ़ी हाउस के मेज कुर्सी या रेलवे स्टेशन के बेंच तथा शिमला श्रीनगर की पहाड़ी पे अधिक भाती है। वे कहीं टिक नहीं सकती, किसी को हो नहीं सकते। तो राकेश को घटियापन बर्दाश्त नहीं है, न दूसरे का न अपना। राकेश बहुत घटिया इंसान है। बेजिल की तरह दूसरे के व्यक्तित्व को चूस लेते हैं, उसे खोखला कर देते हैं, फिर बड़ी विवाह की से पला छुड़ा जाते हैं, तो बदले में कुछ देना वो नहीं जानते। तो घर की तलाश राकेश को उतनी ही रही है जितनी कि उसके आभ्यंतरिक वातावरण से घुटना था। तो भी यह घुटन, यह दबाव और आयोजित वातावरण चाहे मोहन राकेश को कुछ और दे सका या नहीं, पर यह निखरा हुआ सत्य है। तो ये था। उसके बाद उनके साहित्य के बारे में भी हम देखेंगे, तो ये पढ़ लीजिएगा कैसे था उनके जीवन। उसके बाद उनके मृत्यु के बारे में देखेंगे तो 3 दिसंबर 1972 को दिल्ली में हृदय गति बंद होने से, हार्ट अटैक हो गया। तो हृदय गति से बंद होने से 48 वर्ष की आयु में उनका आकस्मिक निधन हो गया और उनकी मृत्यु की खबर से देश का प्रबुद्ध और संवेदनशील वर्ग शोक विह्वल हो गया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके निधन को नाटक और साहित्य जगत की अपूरणीय क्षति बताया। और उसके बाद उनके कृतित्व के बारे में भी हम देखेंगे तो उन्होंने कई सारे नाटक, कई सारे रचना लिखे हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में मोहन राकेश का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। कहानी, नाटक एवं उपन्यास विधा में उनने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो उनने साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया, जिसका विस्तार से विवेचन यहाँ प्रस्तुत हुआ है। उसके बाद नाट्य साहित्य के बारे में देखेंगे तो भारतेंदु और प्रसाद के बाद आधुनिक हिंदी नाटक में मोहन राकेश का नाम आता है और उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और एक नए दौर के साथ जोड़ा। वे पहले नाटककार है जो हिंदी की क्षेत्रीय सीमाओं से उठकर एक राष्ट्रीय स्तर के नाटककार में गिने गए हैं और अपने समय के प्रसिद्ध भारतीय नाटककारों के पांत में बिठा दिए गए हैं। तो उनके नाटक जो है सुगठित और सुरचित है। उनके नाटकों का समसामयिक अनुभव जो कि पाठक और प्रेक्षक को विलक्षण आत्मीयता दे जाता है। और हिंदी रंगमंच को राकेश की देन महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक नाटक में मोहन राकेश के योगदान एक महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर नरनारायण राय ने लिखा है कि शताब्दियों से जड़ और संवेदन शून्य हो गए थे, जो हिंदी रंगमंच में फिर से चेतना का संचार करने में, नाटक को रंगमंच से जुड़कर नाटक को सही अर्थों और संदर्भ के प्रतिष्ठित करने की दिशा में, रंगमंच की पृष्ठभूमि में नाटककार की भूमिका निश्चित करने में राकेश का बहुत बड़ा योगदान था। और आज के उन्नत और समृद्ध होते जा रहे हैं हिंदी रंगमंच की शुरुआत जिन परिस्थितियों में हुई, उनका क्रमशः आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे के मौजूद देख सकते हैं। राकेश प्रथम नाटककार थे जिन्होंने नाटक को थिएटर का पर्याय माना, यह आपको याद रखना चाहिए। और नाटक को कथ्य और मंच स्तर पर सार्थक दिशा की ओर जुड़ने का श्रेय निस्संदेह मोहन राकेश को है। तो उन्हें नाट्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय भी दिए हैं। तो उन्होंने जो नाटक लिखे हैं, पहला जो नाटक है वो है आषाढ़ का एक दिन, जो को प्रकाशित हुआ था
1958 ईस्वी में। तो उनने कई सारे नाटक भी लिखे हैं, नोट कीजिए मैं जो बता रही हूँ। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद लहरों के राजहंस जो कि 1963 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद पैर तले की ज़मीन, ये अपूर्ण नाटक है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा रह गया है ये नाटक। ये क्यों अधूरा रह गया ये नाटक? क्योंकि मोहन राकेश तो 1972 ईस्वी में निधन हो गया ना। उनके निधन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। तो कैसे लिखेंगे? तो नहीं लिख पाए, तो इसीलिए पैर तले की जो ज़मीन जो नाटक है वो अधूरा रह गया। इसीलिए ये नाटक जो अधूरा रह गया, ये नाटक, इसी अधूरा नाटक को ही प्रकाशित किया गया। कब? मृत्यु के बाद, मतलब मोहन राकेश के निधन के बाद 1975 मतलब 1975 में ये प्रकाशित हुआ। तो ये याद रखिए, उनके जो अधूरा नाटक है वो क्या है? पैर तले की ज़मीन। तो आषाढ़ का एक दिन जो उनका जो पहला नाटक है, आषाढ़ का एक दिन, हम नेक्स्ट क्लास में आषाढ़ का एक दिन हम डिस्कस करेंगे, जो कि OSTT सिलेबस में है, आप सभी को एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो आषाढ़ का एक दिन जो है, ये नाटक की जो कथा है ये महाकवि कालिदास के जीवन से संबंधित है। मैं नेक्स्ट क्लास में आषाढ़ का एक दिन पूरा डिटेल समझाऊंगी, लेकिन अब मैं जो आषाढ़ का एक दिन जो डिस्कस कर रही हूँ, मैं शॉर्टकट से डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में पूरे तरह से हम समझेंगे। तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, नाटक की कथा महाकवि कालिदास के जीवन से संबंधित है। कालिदास के संबंध में ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम उपलब्ध है, फिर भी मोहन राकेश ने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर मर्मस्पर्शी वृत्तांत बताया है। और स्वतंत्र हिंदी नाटक में आषाढ़ का एक दिन जो है वो महत्वपूर्ण नाटक होती मानी जाती है। इसमें 3 अंक है। तो इस आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, इस नाटक जो है स्वतंत्र का मतलब भारत स्वतंत्र होने के बाद ये नाटक लिखा गया है। तो ये नाटक में कितने अंक विभाजित किया गया है? 3 अंकों में। तो आषाढ़ के प्रथम दिन की वर्षा में भीग कर कांपती हुई मल्लिका अपने घर को लौटती है। वो माँ अंबिका को अपने प्रसन्नता का कारण बताना चाहती है, परंतु अंबिका अपनी बेटी की बातें में रुचि नहीं लेती। मल्लिका इसी तरह कालिदास के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता, परंतु मल्लिका अपनी इच्छा से जीना चाहती है। तो उसके मन में कालिदास के प्रति प्रेम भाव है, और कालिदास माता पिता विहीन है, मतलब अनाथ है। मातुल की उसका संरक्षक है। गोचारण ही कालिदास का दीन है। गोचरण का मतलब आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। गोचरण मतलब जो गो चराने जाते हैं जंगल को, वो गोचरण कहते हैं। मल्लिका के प्रति वो भी आकर्षित है। विधवा अंबिका लोक निंदा के कारण कालिदास को पसंद नहीं करती। मल्लिका कालिदास की रचना जो है ऋतु संहार पढ़कर बड़ी प्रसन्न हो जाती है। इससे कालिदास की ख्याति जो है गुप्त सम्राट तक पहुंच जाती है, और गुप्त सम्राट उसका सम्मान करना चाहते हैं। तो यह खबर सुनकर अंबिका को लगता है कि वो कालिदास मल्लिका से विवाह करेगा, परंतु कालिदास को राजकवि पद के साथ गुप्त वंश की राजकुमारी प्रिय गुमंजरी से विवाह करना पड़ता है। साथ ही साथ कालिदास को कश्मीर का शासक भी नियुक्त किया जाता है। कश्मीर जाते समय कालिदास मल्लिका से मिलने का साहस नहीं कर पाता है, फिर भी मल्लिका के मन में उसके प्रति उतना ही प्रेम है। तो मातुल के द्वारा मल्लिका को पता चलता है कि कश्मीर में विद्रोह के कारण कालिदास संन्यास ग्रहण कर चुका है। वो चिंता में खोई रहती है। उस समय जूरों की वर्षा होती है, मतलब उस समय जूर की वर्षा होती है, मतलब प्रबल वर्षा होती है। यह दिन भी आषाढ़ का एक दिन था, ठीक उसी तरह जैसे पहले दिन कालिदास के साथ पर्व
रक्तांचल में मल्लिका ने उन्मुक्त प्रकृति सौंदर्य को भीग भीग कर देखा था। फिर वही दिन कालिदास की अकस्मात मल्लिका के सामने उपस्थित अति रोमांचकारी थी, किंतु समय ने सब कुछ बदल दिया था। कालिदास मल्लिका के साथ अपना जीवन प्रारंभ करना चाहता है, लेकिन दूसरी क्षण मल्लिका की बेटी की रोने की आवाज़ सुनकर स्तब्ध हो जाता है। तो कालिदास का नाम लेकर मल्लिका पुकारती है, तुरंत विवश होकर ठिठकी रह जाती है। तो वस्तुतः कालिदास मल्लिका बहुत दूर तक आज के स्त्री पुरुष प्रेम को ही रेखांकित करते हैं। तो ये इतना ही पढ़कर तो इतनी इंटरेस्ट लग रही है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक पढ़ेंगे तो और भी इंटरेस्ट लगेगा, देखेंगे इसमें क्या है, पूरी तरह हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो नाटक है लहरों के राजहंस, जो कि 1963 में प्रकाशित हुआ था। ये मोहन राकेश की दूसरी नाटक है। ये रचना भी ऐतिहासिक आधार लेकर लिखी है। अशोक घोष का सौंदर्य नंद काव्य ही लहरों के राजहंस का मुख्य प्रेरक रहा है। लहरों के राजहंस का नंद प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वंद्व में फंसकर छटपटाता है। उसके बाद उनके जो नाटक है लहरों के राजहंस, ये भी 3 अंकों में विभाजित है। नाटक की मूल संवेदना में व्यक्ति की निर्णयात्मक स्थिति और मानसिक तनाव की उद्घाटित हुआ है। इसमें नंद और सुंदरी की जो पारस्परिक रिश्तों का जो है वो रिश्तों के इतिहास के माध्यम से ही देखने को प्रयास किया गया है। तो ये नाटक का प्रारंभ नंद की पत्नी सुंदरी के काम उत्सव के आयोजन से होता है। नंद के मन में पत्नी सुंदरी के प्रति घोर आसक्ति है, साथ ही ज्येष्ठ भ्राता गौतम बुद्ध के प्रति आदर भाव भी है। और सुंदरी ठीक उसी दिन कामोत्सव का विधान करती है, जिसके दूसरे दिन प्रातःकाल यशोधरा भिक्षुणी होने वाली है। तो सुंदरी के मन में किसी कोने में यशोधरा के प्रति विद्वेष भाव छिपा हुआ है। कामोत्सव के संबंध में नंद पत्नी सुंदरी को सूचना देता है कि इतना बड़ा आयोजन व्यर्थ है, तो हो सकता है आज के दिन ज़्यादा लोग न आए, और वही होता है कि केवल मैत्री के ही आते हैं। तो सुंदरी के कहने पर नंद दर्पण लेकर उसके सामने खड़ा होता है और सुंदरी श्रृंगार करती रहती है। और नाटक के तीसरे अंक में कथानक एक नया मोड़ लेता है। गौतम बुद्ध के पास गया हुआ नंद सिर मुंडन कर लौटता है। तो सुंदरी की नींद जब टूटती है तो वो नंद को इंगित करके उत्तर देती है, लौटकर वे नहीं आए हैं, जो आया है वो व्यक्ति कोई दूसरा ही है। तो इसी बात को सुनकर नंद तिलमिला उठता है। तो इसी प्रकार ये नाटक ऐतिहासिकता और आधुनिकता का अद्भुत सामंजस्य है। तो इसका कथानक नितांत आधुनिक है। तो इसमें आधुनिक जीवन के संघर्षपूर्ण स्थितियों का अपूर्व विवेचन भी किया गया है। उसके बाद उनके जो तीसरा जो नाटक है वो है आधे अधूरे। ये भी हम डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। तो इस नाटक में ऐतिहासिकता की जगह वर्तमान कालिक प्रासंगिकता को कथानक के रूप में लिया गया है। इसमें पति पत्नी के गृह कलह को आधार बनाया गया है। तो ये नाटक शुरू होता है प्रथम पुरुष जो है महेंद्रनाथ। तो महेंद्रनाथ से होता है, वो अपने आप में ही उलझा हुआ है। और महेंद्रनाथ की पत्नी सावित्री है, जो हर समय अपने पति को भला बुरा कहती है। वो कहती है कि आज सिंघानिया खाने पर आने वाले जो पुरुष एक को अच्छा नहीं लगता। उसकी राय में जुनेजा अच्छा आदमी है। तो पत्नी को लगता है कि ऐसे दोस्तों ने ही उसका घर बर्बाद किया है। वो अपने बड़े लड़के अशोक की नौकरी की बात सिंघानिया पुरुष 2 जो है उसे करना चाहती है। इसी समय पुरुष 1 जो है पुरुष 3 है जगमोहन,
उसको भी बात करता है। बड़ी लड़की बिन्नी मनोज की प्रेयसी है जो शादी के बाद भी खुश नहीं है। घर में छोटी लड़की किन्नी है जो सीधे मुंह कभी किसी से बात नहीं करती। छोटी लड़की और अशोक दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। पुरुष एक को लगता है, मतलब पुरुष एक का नाम क्या है? महेंद्रनाथ। तो महेंद्रनाथ को लगता है कि घर के सभी लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो बड़ा लड़का अशोक किन्नी को बुरी तरह डपटता है कि क्योंकि उसने किन्नी को पड़ोसी की लड़की सुरेखा के साथ कुछ अश्लील बातें करते हुए सुना था। तो अपना बचाव करते हुए छोटी लड़की भी लड़के की प्रेम लीला को तरफ संकेत कर देती है। स्त्री बड़ी लड़की से कह देती है कि उसने अंतिम निर्णय कर लिया है और वो जगमोहन के साथ कहीं जा रही है। तो यहाँ तक एक प्रकार से नाटक का दूसरा अंक समाप्त होता है। तो यहाँ हमें परिवार का पूरा जीवन पता चलता है। सबके सब प्रेम लीला में मस्त है। बड़ी लड़की मनुष्य के साथ भाग चुकी है और छोटी लड़की सुरेखा के साथ गंदी बातों में रस लेती है। तो लड़का अशोक उद्योग सेंटर वाली किसी लड़की के पीछे दीवाना है और गृहलक्ष्मी जो सावित्री है वो जगमोहन के साथ नया ब्याह रचाने की तैयारी कर चुकी है। तो जुनेजा बड़ी लड़की बिन्नी को बताता है कि महेंद्रनाथ सावित्री को बहुत प्यार करता है। सावित्री जब घर आती है तो जुनेजा से कहती है कि तुम्हारे जैसे दोस्त ने ही महेंद्रनाथ को बिगाड़ दिया है। तो जुनेजा सावित्री को बताता है कि वो सदैव काम पीड़ित एवं भूखी रही है। आगे वो भी कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि तुम जगमोहन के पास ही गई थी, उसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया होगा। इसी बीच महेंद्रनाथ वापस आ जाता है और नाटक समाप्त हो जाता है। तो ये तीनों नाटकों के साथ पेड़ तले की ज़मीन जो है वो पूर्ण हो गया, मतलब अधूरा है। तो अंडे के छिलके तरह तथा अन्य एकांकी और बीच नाटक का जो संग्रह 1973 में प्रकाशित हुआ है। रात बीतने तथा अन्य ध्वनि नाटक है जो 1974 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद कथा साहित्य के बारे में यदि हम कहेंगे तो नाट्य साहित्य के साथ साथ कथा साहित्य में भी राकेश का योगदान बड़ा मौलिक है और उन्हें विभिन्न प्रकार की कहानियाँ उपन्यास भी लिखे हैं। यदि हम उनके कहानी के बारे में तो कहेंगे तो मोहन राकेश ने बड़ी संख्या में कहानियाँ लिखी हैं। तो रचनाकार के रूप में राकेश की प्रतिष्ठा की शुरुआत कहानियों से होती है और राकेश ने ही कहानियों, नाटकों और उपन्यासों में नूतन संवेदनात्मक स्थिति और व्यक्ति के अस्तित्व की समस्याओं को भी उठाया है। तो इसी संदर्भ में डॉक्टर उर्मिला मिश्र जी ने लिखे हैं कि वास्तव में राकेश तरुण चित्त रुचियों के कहानीकार थे। वे आधुनिक युवा पीढ़ी की मनस्थिति और परिस्थिति को लेकर कहानियाँ तैयार किए हैं। तो इससे पता चलता है कि राकेश हमेशा युवा रचनाकार रहे हैं। तो उनकी संपूर्ण कहानियाँ जो है एक पूर्ण रचनाकार की अनेक निर्माणाधीन स्तरों के संकेतित करता है। तो उनकी कहानी में संदर्भ में फिर से डॉक्टर उर्मिला मिश्र का संदर्भ यहाँ महत्वपूर्ण जाना पड़ता है। तो वो लिखते हैं कि राकेश को कहानियाँ झूठ के बीच में नहीं, सच्चाई और प्रामाणिकता के बीच में गुजरने की अनुभूति की गवाही देती है। तो उसके बाद राकेश की जो प्रथम कहानी है वो है नन्ही है जो सारिका के मोहन राकेश के स्मृति अंक में प्रकाशित हुई थी। उसके साथ ये भी टिप्पणी भी थी कि यह राकेश की शायद प्रथम कहानी है। उन्हीं की हस्तलिपि में प्राप्त स्कूल की परीक्षाओं की लंबी कापी जो कागज़ में लिखी हुई है। तो ये 7 मई 1944 में लाहौर में लिखी गई है। तो उनके जीवन काल में उनकी कुल 66 प्रकाशित कहानियाँ हैं जिन्हें किसी कारणवश तो वो प्रकाशित नहीं करा सके। ऐसी सभी कहानियाँ उनके निधन के बाद ही प्रकाशित हुआ था, एक घटना संग्रह में सम्मिलित है। तो विभिन्न कहानी संग्रह के रूप में यदि हम कहेंगे तो वो है पहला कहानी संग्रह जो है इंसान के खंडहर।
ये 1950 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद नए बादल ये 1957 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जानवर और जानवर ये 1958 में, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966, आज के साए 1967, रुएं रेसे ये 1968, मिले जुले चेहरे 1969, मिले जुले चेहरे ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है। मिले जुले चेहरे जो है 1969 मतलब 1969 में, और एक एक दुनिया ये 1969 में, और पहचान जो है 1972 में, मेरी प्रिय कहानियाँ मतलब मोहन राकेश की श्रेष्ठ कहानियाँ जो है 1972 में, मतलब मेरी प्रिय कहानियाँ जो है। उसके बाद चेहरे 1972 में प्रकाशित हुआ था। क्वार्टर वो भी 1972 में। मेरी प्रिय कहानियाँ जो अभी मैंने कहा ये 1971 में। वारिस ये भी 1971 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उपन्यास जो है तो आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में अपने परिवेश से प्रतिबद्ध रचनाकारों में मोहन राकेश का नाम अविस्मरणीय और अनिवार्य है। उनकी कथा चेतना में प्रगतिशीलता की भूमि पर आधुनिकता का विकास हुआ है। उनके उपन्यास आधुनिक उपन्यास साहित्य की विशिष्ट उपलब्धियां हैं। अंधेरे बंद कमरे के माध्यम से यदि मोहन राकेश ने दिल्ली महानगर के परिवेश में व्याप्त विषमता, ममता और स्त्री पुरुष के संबंधों की कटु रिक्त अनुभूतियों को प्रस्तुत किया है, तो न आने वाला कल अस्तित्ववादी चेतना का एक ऐसा उपन्यास है जो स्कूली जिंदगी पर आधारित होकर भी मध्यवर्गीय चेतना की ईमानदारी से प्रस्तुत करता है। तो अंतराल की मूल चेतना भी अस्तित्ववादी है, तो उसमें स्त्री पुरुष के संबंध के मध्य नित्य प्रति घटित जटिल से जटिल और सरल से सरल अनुभूतियों को यथार्थ प्रकट किए हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक शैली में प्रस्तुत किया गया है। उनके जो उपन्यास है, पहला जो उपन्यास है वो है अंधेरे में बंद कमरे। इसमें क्या देखने को मिलता है ना, ये मोहन राकेश जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। इसे कई दृष्टियों से उनकी प्रतिनिधि रचना माना जाता है। इसमें उनका व्यक्तित्व अधिकांश दिखने को मिलता है, मतलब, और ये 1961 में प्रकाशित हुआ था। इसमें दिल्ली के माध्यम से आज के नगर समाज की स्थितियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। तो ये नाटक मतलब ये उपन्यास जो है ये आज़ादी के बाद भारत के फैसले महानगर, जहाँ एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, एक संपन्न समाज है, नेता और अधिकारी हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब सामान्य जन है। इन्हीं दोनों के बीच मध्य वर्ग का जीवन है जो संत्रांस और घुटन में जीता है। तो ये जो उपन्यास है अंधेरे में बंद कमरे, इसमें मुख्य वातावरण मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी समाज का है, और इसके साथ सामान्य जन का संसार भी है, झुग्गी झोपड़ी का है। मधुसूदन, हरबंश आदि पात्र पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और नीलिमा, शुक्ला, सुषमा आदि भी इस उपन्यास में स्त्री वर्ग का है। तो ये याद रखिए, इस अंधेरे में बंद कमरे में जो पुरुष पात्र है वो है मधुसूदन और हरबंश, और स्त्री पात्र जो है वो है नीलिमा, शुक्ला, सुषमा। तो उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक है, पर सभी कथा में सम्मिलित हुआ है। उसके बाद दूसरा जो उपन्यास है न आने वाला कल, ये एक अस्तित्ववादी चिंतन धारा का उपन्यास है। इस उपन्यास में मोहन राकेश की प्रयोग धर्मिता स्पष्ट हुई है, क्योंकि इसमें नाटक द्वारा मतलब इसमें इस उपन्यास के नायक द्वारा दिए गए स्थप्य की घटना से उत्पन्न विभिन्न प्रतिक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। ये 1968 में प्रकाशित हुआ था। तो ये कथानक छोटा है और उसका मुख्य पात्र मनोज सक्सेना है,
जो शिमला कन्वेंट स्कूल में अध्यापक है और त्यागपत्र दे देता है। तो उपन्यास का नाम अध्याय में बंटा है। तो त्यागपत्र, डर, कुर्सी, सहयोगी नाटक, सड़क और दरवाजे हैं। तो ये उपन्यास मोनू सक्सेना के त्यागपत्र के साथ आरंभ होता है। वो प्रयत्न करने पर भी अपनी पत्नी सुभा को पत्र नहीं लिख पाता है। सुभा 7 वर्ष अपने प्रथम पति के साथ बिताने के बाद उसकी मृत्यु के पश्चात मनोज के पास आती है। सुभा और मनोज के बीच निरंतर तनाव की स्थिति का संकेत मोहन राकेश को यहाँ करते हैं, मतलब मोहन राकेश यहाँ करते हैं। तो इस उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक है। वो है मनोज, सुभा, मिस्टर टोनी भीसलर और बुधवानी, पार्कर, रूज, चेरी, लैरी, डायना, मिसेस एटकिंस, फादर विल्सन, ये सब इस उपन्यास के पात्र है। उसके बाद नेक्स्ट उपन्यास जो है अंतराल, ये 1972 में प्रकाशित हुआ था। ये मोहन राकेश जी के द्वारा लिखित सफल उपन्यास है। इस उपन्यास में मानवीय संबंधों की कहानी है और इसमें विमला कुमारी पंडिता कहते हैं कि इस उपन्यास के बारे में कहते हैं कि अंतराल एक ऐसे सर्जक की सर्जना जिसमें उसका युग और उसके संबंधित सभी संदर्भ यथार्थ शैली में अभिव्यक्त हुआ है। तो इस उपन्यास का कथा का आधार बॉम्बे के जीवन को बनाया गया है। कथा के मुख्य पात्र है कुमार और श्यामा। इन दोनों के बीच जो संबंध है वह संश्लिष्ट प्रकार का है। श्यामा से कुमार की पहली भेंट एक कस्बे में होती है किसी शादी के पार्टी में, और उसके बाद दर्शन शास्त्र के अध्यापक प्रोफेसर कुमार और मंडी हाई स्कूल में हेडमिस्ट्रेस श्यामा एक दूसरे के निकट आते हैं। कुमार जब बम्बई पहुंचता है तो श्यामा के साथ उसका जीवन एक दूसरे स्तर पर गुजरता है, पर वे विवाह नहीं करते। तो इसे ही लेखक ने अंतराल नाम दिया था। तो उपन्यास में श्यामा और कुमार दोनों में अकेलापन है जो उन्हें एक दूसरे के पास तो लाता है पर उन्हें जुड़ नहीं पाता। तो देव श्यामा का पति है जो मर चुका है, पर वो श्यामा की स्मृति में बार बार लौटता है। तो सीमा इसी देव की बहन है जो एक दूसरे प्रकार की नारी पात्र है। और अंतराल को हम कुमार और श्यामा की कहानी कह सकते हैं, परंतु लेखक इन्हें मिला नहीं पाता है। तो इसी प्रकार मोहन राकेश ने तीनों उपन्यास जो है वो मध्य वर्ग के जीवन से जुड़ी उपन्यास लिखे हैं, जो महानगर के बीच स्त्री पुरुष के संबंध के जो परिवर्तन आया है उसका चित्रण इसमें लिखे हैं। उसके बाद निबंध साहित्य के बारे में यदि हम देखेंगे तो उन्होंने कई से निबंध ही लिखे हैं। निबंधकार के रूप में लोग उन्हें बहुत कम जानते हैं। उनके निबंध का संग्रह जो है परिवेश, जो कि 1967 में प्रकाशित हुआ था, और ये मतलब परिवेश जो निबंध है ये एक ललित निबंध संग्रह में निबंध को 8 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें कुल 21 निबंधों का संग्रह है, जो जैसे यथार्थ की परिधियाँ, अंदर का घाव, मतलब ये सब लेख निबंध है। मतलब मोहन राकेश ने लेख निबंध लिखे हैं। वो लेख निबंध का नाम क्या है नोट कीजिए। परिवेश, रंगमंच और शब्द, बकलम, खुद, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, हंसिए पर, ये सब उनके लेख निबंध हैं। तो उनमें से परिचय जो है निबंध संग्रह जो है परिवेश, ये 1967 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें इसको ही ललित निबंध संग्रह में 8 भागों में विभक्त किया गया है। और इस परिवेश जो निबंध संग्रह इसमें 21 निबंध का संग्रह है। जैसे यथार्थ की परिधियाँ, अंदर का घाव, पुस्तकों की चाहिए तथा समय और यथार्थ के शिल्प में, इन निबंधों में आए जो पात्र, प्रसंग, संदर्भ, जाने पहचान है। तो निबंध संग्रह के बारे में यदि हम कहेंगे तो ब्याह कर ली हूँ, मतलब ब्याह कर ही लूँ, ये सरस्वती
पत्रिका में जून 1947 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद साहित्यकार की समस्याएं, नाटककार और रंगमंच जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था। हंसिए पर रंगमंच और शब्द, नई निगाहों के सवाल, तुलसी एक उपेक्षित मूल्य जो कि कादम्बिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था मार्च 1973 में। और वाया शॉर्टकट और उन्हें शिकायत है एक दिशाहीन दिशा और कामती हुई लकीरें। जो कामती हुई लकीरें जो है ये नई कहानियाँ है जो कि 1963 में अगस्त में प्रकाशित हुआ था। और कुछ और अस्वीकार ये लिखे थे। उसके बाद डायरी के बारे में यदि हम कहेंगे तो मोहन राकेश जी ने डायरी एवं जीवनी लिखी है। वो है व्यक्तिगत जो कि आत्मकथा जो कि डायरी के रूप में हुआ था, और समय सारथी। ये दो डायरी और जीवनी लिखे हैं। तो मोहन राकेश ने अपनी डायरी भी लिखी है कि जिसका कुछ अंश सारिका में प्रकाशित हो चुका है। तो मोहन राकेश की डायरी नाम से 1985 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अनुवाद जो है, तो मोहन राकेश एक अच्छे अनुवादक है। उन्होंने संस्कृत में हिंदी तथा अंग्रेजी से हिंदी में विभिन्न कृतियों का अनुवाद किया है। उनकी अनुदित कृतियों में मूछक टीका जो कि 1961 में प्रकाशित हुआ था, शकुंतल जो कि 1965 में प्रकाशित हुआ था, और एक औरत का चेहरा तथा हिरोशिमा के फूल, ये उन्होंने अनुवाद किए थे। उसके बाद ये भी याद रखिए, ये जो मूछक टीका जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? हाँ, 1961 में। और शकुंतला जो है 1965 में। और हिरोशिमा के जो फूल है ये कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1965 में प्रकाशित हुआ था, ये याद रखिए। और उसके बाद यात्रा वृत्त के बारे में यदि हम कहेंगे तो यात्रा वृत्तांत, तो उन्होंने कई सारे यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, यात्रा वृत्त भी लिखा है। उनका पहला जो यात्रा वृत्त है वो 1957 के आसपास प्रकाशित हुआ था। उसका नाम क्या है? आखिर चट्टान तक। ये मोहन राकेश जी के यात्रा वृत्त है। इसमें पश्चिम समुद्र तट का यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद जो यात्रा वृत्तांत है वो है ऊंची झील, ये याद रखिए, ऊंची झील, ये भी एक यात्रा वृत्तांत है। ये 9 मई 1960 में प्रकाशित हुआ था। और तीसरा जो यात्रा वृत्त है वो है पतझड़ का रंगमंच, ये प्रकाशित किए थे, लिखे थे। उसके बाद उनने बाल साहित्य भी लिखे हैं। एक बाल साहित्य है वो है बिना हाड़ मांस के आदमी, ये उनके बाल साहित्य है, ये आपको याद रखना होगा। ये 1974 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद रिपोर्टाज, तो उनने कई सारे रिपोर्टाज भी लिखे हैं जो कि सोच तो यह है कि राकेश जी ने रिपोर्टाज का नाम पर कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन रिपोर्टाज के रूप में जो हमें मिलता है कि वो वस्तु रिपोर्टाज और कहानी का मिला जुला है, वो है सतयुग के लोग। इसके साथ ही राकेश जी ने अपने उपन्यास में स्याह और सफ़ेद और कामता हुआ दरिया, कई एक अकेले तथा निबंध में रंगमंच शब्द और यात्रा वृत्त में पतझड़ का रंगमंच आदि लेखन किया है, परंतु इसका प्रकाशन नहीं हो पाया है। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि उन्होंने कई सारे एकांकी भी लिखे हैं। नोट कीजिए, एकांकी जो है वो है उन्होंने जो एकांकी लिखे हैं वो 1973 में प्रकाशित हुआ था। वो है अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, जो कि कुल 3 एकांकी है। शायद एवं है वो बीज नाटक है। और छत्रियाँ जो है वो पार्श्व नाटक है। और रात बीतने तक तथा अन्य जो ध्वनि नाटक है वो 1974 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उनने भी निबंध तो मैं बताई, और उन्होंने कई सारे भी शोध भी लिखे हैं। और
तो ठीक है, ये था उनके कई सारे रचनाएं के बारे में। और उन्हें जो शुद्ध जो लिखे हैं वो है नाटक के सही शब्द की खुद संपूर्ण है। तो और मोहन राकेश जी का व्यक्तित्व जितना भी बहुआयामी है उतना ही कृतित्व की बहुआयामी है। तो मोहन राकेश के जीवन 2 महत्वपूर्ण पहलू संघर्ष और लेखन कार्य भी दिखाई देते हैं। तो इसी अध्याय में राकेश के व्यक्तित्व और कृतित्व का विस्तार भी हम परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो उनकी रचनाओं पर अनुसंधान कार्य करते समय सबसे पहले उनका परिचय महत्वपूर्ण है। तो हमें जो भी नाटक या जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो भी नाटक पढ़ेंगे या उपन्यास पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम उनके लेखक जो है उस जो नाटक जो उपन्यास उनके नाटक का जो है व कहानीकार जो है उनके बारे में जानना जरूरी है। उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में जानना जरूरी है। और उसके बाद तो ये था मोहन राकेश जी के व्यक्तित्व के बारे में और उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और भी मोहन राकेश जी के बारे में जानेंगे और उनके कई सारे रचनाएं जो किए हैं, जितने भी रचनाएं किए हैं वो रचनाएं के बारे में और भी डिटेल्स हम समझेंगे। क्षत्रिया के बारे में जो भी उनके जो 5वां नाटक जो है पार्श्व नाटक जो है क्षत्रिया, उस नाटक के बारे में चर्चा करेंगे। बीच नाटक, बहुत बड़ा सवाल, प्यालियाँ टूटती हैं, सिपाही की माँ, अंडे के छिलके, मोहन राकेश, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उनके उपन्यास के बारे में भी हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम उनके नाटक जो है ये हम डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट क्लास में और जो रचनाएं बाकी रह गया, नाटक हो या उपन्यास और कहानी के बारे में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसे लगा ये क्लास आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मोहन राकेश जी के कुछ रचनाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उनके जो प्रमुख नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जो OSTT एग्ज़ाम में है, OSTT सिलेबस में है, जो कि OSTT एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत हेल्पफुल करेगी हिंदी टीचर के लिए, ये मैं डिटेल्स बताऊंगी। ठीक है।